So today we are going to study pertussis, that is commonly known as whooping cough. Pertussis, commonly known as whooping cough. तो जहाँ तक pertussis की बात करें तो किसी भी चाइल्ड में अगर 7 डेज तक कफ हुआ, 7 डेज में नॉर्मली जो वायरल ऑरिजिन के कफ एंड कोल्ड होते हैं वो सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हम बैक्टीरियल ऑरिजिन का कफ पढ़ रहे हैं, वो भी बॉर्डेटेला परट्यूसिस से जो होता है whooping कफ। 7 डेज तक अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कफ होता है और वो और इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, और सीवियर होता जा रहा है, और क्या कहते हैं, और जो एपिसोड्स उसके आ रहे हैं वो लगातार आने शुरू हो जा रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं, अचानक बिल्कुल ठीक था बच्चा, अचानक उसके एपिसोड्स लगातार आने लगे, वॉमिट किया, फिर वो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो गया, फिर अचानक आने शुरू हुए, फिर वॉमिट किया, नॉर्मल हो गया। तो किसी पेशेंट में अगर लगातार कफ आने लगते हैं 8-10 दिन के बाद, मतलब डिसीज वर्सन कर गई, ना कि सेल्फ इम्प्रूव या मेडिसिन की वजह से इम्प्रूव करने के बजाय, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर वो चाइल्ड एज ग्रुप का है तो हम लोग सस्पेक्ट करेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम whooping कफ। जब भी बहुत जल्दी कफ करोगे आप लगातार, तो इंस्पायर करने का या एयर अंदर लेने का टाइम नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो जब भी कफ खत्म होगा तो अचानक खूब तेजी से इंस्पायर करोगे, तो एक साउंड आती है जिसको कहते हैं इंस्पिरेटरी हूफ, ठीक है। तो ये डिसीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, बॉर्डेटेला परट्यूस, इट इज caused by gram negative bacteria known as Bordetella pertussis. And sometimes by Bordetella parapertussis. And sometimes by Bordetella parapertussis. तो ये दोनों हमारे मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गए। आगे लिख लेते हैं, द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस स्पाज्मोडिक कफ। द डिसीज is characterized by intense spasmodic cough. अच्छा, इसकी जो एज ग्रुप होगी ये 1 ईयर से पहले भी हो सकता है और अर्ली चाइल्डहुड में भी हो सकता है। तो लिख लेते हैं, दिस इज मोर कॉमन एंड सीरियस इन infancy and early childhood. The disease is more common in infancy and early childhood. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि कफ, कोल्ड, फीवर सबको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, और ज्यादातर डिसीजेज जो हम लोग एक दिन से पढ़ रहे हैं उसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप इन्वेस्टिगेट कराएं लेकिन उसमें कुछ बहुत सारे क्लूज आपको ना मिले। तो यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं जिसके बेसिस पे आप क्लिनिकली सस्पेक्ट कर लेंगे कि हाँ, अगर ऐसा सिम्टम आ रहा है किसी पेशेंट में तो हो सकता है ये परट्यूसिस का पेशेंट हो, है ना। तो लिख लेते हैं, pertussis should be suspected in older children whose cough illness is escalating at 7 to 10 days and whose cough episodes are not continuous, मतलब एपिसोडिक हैं, अचानक हो जा रहे हैं। इस पॉइंट को लिख लेते हैं, pertussis should be suspected, pertussis should be suspected in older children whose cough illness is escalating, whose cough illness is escalating
मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। इवन आफ्टर 7 to 10 days, वायरल चीजें आप जानते हो 7 to 10 डेज में सबसाइड होने लगते हैं। एंड हुज कफिंग एपिसोड्स आर नॉट कंटिन्यूअस, एंड हुज कफिंग एपिसोड्स आर नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं होगा, एपिसोडिक होगा या पैरोक्सिस्मल होगा, लिख लेते हैं हम लोग। बट एपिसोडिक, सडन या पैरोक्सिस्मल। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि ये जो whooping कफ है, जिसको हम लोग काली खांसी कहते हैं, दिस इज कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला परट्यूसिस एंड बॉर्डेटेला पैरापर्ट्यूसिस। ये दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, और इन सब डिसीजेज में जो कफ आता है काफी इंटेंस स्पाज्मोडिक कफ होता है। और ज्यादातर ये जो डिसीजेज होती हैं इन्फेंसी, मतलब फर्स्ट ईयर या अर्ली चाइल्डहुड में होती हैं। एक और क्लू हमको यहाँ से मिल जाता है कि जब भी किसी को वायरल फीवर या कफ एंड कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो ये देखा जाता है 7 डेज में रिजॉल्व हो जाता है ना। चाहे कफ कोल्ड फीवर जो भी बॉडी पेन के साथ सिम्टम्स रहते हैं, 7 डेज तक ही वायरल इलनेस या नॉर्मली जो बैक्टीरियल इलनेस और होती है वो भी 7 डेज में कम होने लगती है। ठीक है, अगर आपने उसको प्रॉपरली मैनेज किया है। यहाँ पर्ट्यूसिस आपकी एक ऐसी डिसीज है जो बहुत ही लॉन्ग कोर्स होता है इसकी डिसीज का। तो इसमें 3-4 स्टेजेस होती हैं। जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होगा, आपके सामने लगेगा ही नहीं कि बीमार है, अचानक कफिंग शुरू कर देगा। इसका मतलब कंटिन्यूअस कफ नहीं था, दिन भर नहीं खांस रहा था, हर 2-2 मिनट पे नहीं खांस रहा है, लेकिन जब खांसना शुरू किया तो उसने अचानक खांसना शुरू किया। और जब तक वोमिट नहीं कर दिया खांसते खांसते तब तक खांसी आई। जब बंद हुई खांसी तो खूब तेज से उसने इंस्पायर किया। तो इंस्पिरेशन में भी एक आवाज आती है जिसको कहते हैं इंस्पिरेटरी हुप। ठीक है, हुप से ही वर्ड लिया गया है, हुपिंग कफ। तो 7 डेज तक अगर कोई पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है बल्कि और डिटोरिएट कर रहा है, उसका कफ बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब जो पेशेंट को डिसीज है वहां हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हुपिंग कफ से वो सफर कर रहा है। ठीक है, और इसके बारे में और अगर देखा जाए तो ये काफी इन्फेक्शियस डिसीज है और एरोसॉल से फैलता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसीज, तो जाहिर सी बात है ये बैक्टीरिया भी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में डिवाइड करता होगा, वहीं से सेड ऑफ होता होगा एरोसॉल में, और जो लोग ससेप्टिबल इंडिविजुअल हैं उनको उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लोकली इन्फेक्ट कर देता होगा, फिर वहां से कुछ टॉक्सिन रिलीज करता होगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, pertussis is extremely contagious, मतलब बहुत ज्यादा फैलेगा, contagious। It spreads by aerosols, it is airborne infection, that is it spreads by aerosols। The natural habitat of Bordetella pertussis bacteria is our respiratory epithelium, respiratory epithelium। Therefore, whenever patient coughs or sneezes, ना खांसी करेगा या छींकेगा, the bacteria is dispersed in air in form of aerosol। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लीजिए। नॉर्मली देखा जाता है अगर किसी के रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में बैक्टीरिया है, मतलब किसी को डिसीज है, तभी आप दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, अगर आपको डिसीज नहीं है, कुछ लोगों के नॉर्मल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में ये बैक्टीरिया पड़ा होता है,
उनको डिसीज नहीं होती, वो लोग कैरियर टाइप के होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन उनको होता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे इस वायरस को सेट करते रहते हैं और जो चाइल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं वो इन्फेक्ट होते रहते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इन्फेक्ट हो गया था इससे बचपन से, तो चाहे मुझे डीपीटी लगा हो या मैं नेचुरली इन्फेक्टेड रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होती है। तो हो सकता है इस समय मैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हूँ इस बैक्टीरिया का, जब भी मुझे खांसी आए तो ये बैक्टीरिया बाहर निकले और जो बच्चा अभी पूरी तरह से इम्यून नहीं हुआ है उसको हो जाए। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शन फैलाने वाले होते हैं वो एडल्ट होते हैं, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ infection is spread by asymptomatic adults, asymptomatic adults, because they act as carrier, they act as carrier, मतलब उनके अंदर वायरस बैक्टीरिया पड़ा होगा, जब भी वो कफ या स्नीज करेंगे तो वो तो एसिम्प्टोमेटिक है, वो भी सिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ वो एसिम्प्टोमेटिक, उनका कोई इलाज नहीं चल रहा, तो बैक्टीरिया वहां डिवाइड कर रहा है बराबर। जब भी वो कफ करेंगे स्नीज करेंगे तो बैक्टीरिया आपका एयर में आ जाएगा और जो भी प्रोन होगा जिसके पास उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है, कोई अनइम्यूनाइज्ड है या फुल इम्यूनाइज नहीं है, तो उसको ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यहाँ पे भी एक टॉक्सिन की वजह से होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं pertussis toxin. The clinical features are due to the toxin released known as pertussis toxin या PT, pertussis toxin PT, ठीक है। तो बैक्टीरिया जैसे डिप्थीरिया में एक एक्सोटॉक्सिन निकाल रहा था, ऐसे यहाँ पे बोर्टेला पर्ट्यूसिस रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में डिवाइड करेगा और ये टॉक्सिन सिक्रीट करेगा, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। ये ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस कराएगा, उसके डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। याद रखना जरूरी है कि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन की वजह से होते हैं। एक बार अभी जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है देख लेते हैं, काफी इजी है। वी आर स्टडिंग पर्ट्यूसिस, जिसको हम लोग हुपिंग कफ या काली खांसी कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नोन एज बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, समटाइम्स कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पैरापर्ट्यूसिस, ठीक है। इसमें काफी सारा कफ होता है पेशेंट को, लेकिन अभी आगे इसके क्लिनिकल को और डिटेल में देखेंगे। मोर कॉमन इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, आप लोगों को पता भी होगा, इसी को प्रिवेंट करने के लिए डीपीटी लगाते हैं हम लोग वैक्सीन 6, 10, 14 वीक पे। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस टॉक्सिन होता है उसमें, है ना। तो हुपिंग कफ को प्रिवेंट करेगा पर्ट्यूसिस वाला जो कंपोनेंट होगा। Pertussis should be suspected in older children with cough illness whose cough illness is escalating even after 7 to 10 days। जब उसे ठीक हो जाना चाहिए था तो और सीवियर कफ हो रहा है उसको, और जो कफ है वो कंटिन्यूअस नहीं है, सडनली होने लगता है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चिल्ड्रन में। Pertussis इज एक्सट्रीमली कंटेजियस, एयरबॉर्न होगा, इसका भी जो नॉर्मल हैबिटेट है वो आपका रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होगा, तो कफिंग स्नीजिंग से बैक्टीरिया एयर में आएगा, जो भी ससेप्टेबल इंसान होगा वो इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फुली इम्यूनाइज्ड होगा तो नहीं होगा। और यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन से आते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो आपकी डिसीज है एक दिन की डिसीज नहीं है, ये प्रोलॉन्ग डिसीज है, इसीलिए हम लोग इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया और काफी वीक्स के एक एक स्टेज होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। चीजें बहुत इजी हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आपको आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे पहली लाइन लिख लेते हैं, पर्ट्यूसिस इज अ प्रोलॉन्ग डिसीज। आप दवा भी दे दोगे तो भी ये 5-6 हफ्ते ले लेगा ठीक होने में, ठीक है। पर्ट्यूसिस इज अ प्रोलॉन्ग डिसीज, पर्ट्यूसिस इज अ प्रोलॉन्ग डिसीज, prolonged disease, and it is divided into 3 stages, and it is divided
into 3 stages, है ना। तो जो स्टेजेस है उनका नाम लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहला स्टेज होता है पेशेंट को रनिंग नोज होता है, तो आप लोग कहते हो कटारहल स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज कटारहल स्टेज। स्टेज सेकेंड स्टेज जो आपका होता है पैरोक्सिस्मल स्टेज। अब जो कफिंग होगा वो लगातार करने लगेगा, पैरोक्सिस्मल स्टेज। तीसरा स्टेज आपका हो जाएगा ठीक होने लगेगा, इंप्रूव होने लगेगा, तो आप कहते हो कन्वालेसेंट स्टेज, कन्वालेसेंट स्टेज। ठीक है, तो ये 3 स्टेज होंगे, और ये तीनों स्टेज ऐसा नहीं कि कोई 2 दिन का हुआ, कोई 4 दिन का हुआ, कोई और। पहला स्टेज होगा 1 to 2 वीक्स, 1 to 2 वीक्स। सेकेंड स्टेज आपका होगा 2 to 6 वीक्स। थर्ड स्टेज जो होगा ये भी आपका करीब 1 to 4 वीक का होगा। तो इतनी बड़ी डिसीज है, अगर आप देख पा रहे हो, अगर मिनिमम आप इसके लेके चलो तो भी 5 वीक तो लग ही जाएगा। तो ये डिसीज प्रोलॉन्ग डिसीज है, ये जल्दी सबसाइड नहीं होने वाली है। आप इसमें जो इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दोगे उसके बावजूद भी ये डिसीज इतनी लंबी चलेगी, बस सीवियरिटी कम हो जाएगी अगर आप इसको ट्रीट करोगे, और कहीं अगर प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड है तो ये डिसीज होगी ही नहीं। इसीलिए हम लोग इम्यूनाइजेशन पे इतना फोकस करते हैं, क्योंकि इम्यूनाइजेशन ऐसा प्रिवेंशन का तरीका है जिसकी वजह से पेशेंट को हम लोग जिस डिसीज से ठीक भी नहीं कर पा रहे थे वो होने से रोक ले रहे हैं। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन इज ऑफ कोर्स अ वेरी इफेक्टिव थिंग। तो यहाँ पे 3 स्टेज हो गए। कटारहल का मतलब है कि रनिंग नोज होगा। पैरोक्सिस्मल का मतलब है कि जल्दी जल्दी एपिसोडिक कफ होगा, मतलब अचानक कफिंग करने लगेगा। कन्वाल्सेंट स्टेज में ये होगा कि उसके सिम्टम्स अब इम्प्रूव होने लगेंगे, वो रिकवरी की तरफ जा रहा होगा, है ना। तो पहला फेज लिख लेते हैं कटारहल फेज, कटारहल फेज, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही लिख लिया था, इट लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स, फॉर 1 to 2 वीक्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं उसी तरीके से होगा। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस पीरियड होगा। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते थे इतना इतना इन्फेक्शियस पीरियड होता है, तो जब पर्ट्यूसिस पढ़ते हैं तो कटारहल और पैरोक्सिस्मल स्टेज 2 इन्फेक्शियस पीरियड होते हैं। तो लिख लेते हैं इट इज मोस्ट इन्फेक्शियस फेज, it is most infectious phase। 3 फेज थे, उनमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो यहाँ पे जो इनिशियल मैनिफेस्टेशंस होंगे, जैसे कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा उसी का टाइप्स रहेंगे। तो लिख लेते हैं क्या क्या होगा। द चाइल्ड हैज कफ कोराइजा, द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम कफ कोराइजा, मतलब कफ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, एंड रनिंग नोज, रनिंग नोज मतलब फ्लू लाइक सिम्टम्स, इसीलिए इसको कटारहल स्टेज कहते हैं, कटारहल स्टेज। ठीक है, ये आपका 1 to 2 वीक्स तक रहेगा। देखिए कफ यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कभी लगातार आ रहा है, इसीलिए पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था ऊपर कि 7 डेज तक नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है, उसके बाद इंप्रूव होने के बजाय पेशेंट ठीक लग रहा है लेकिन अचानक कफिंग बढ़ा देता है, वो फिर ठीक हो जाता है, फिर अचानक बढ़ा देता है ना। यहाँ पे कफ होगा लेकिन पैरोक्सिस्मल नहीं होगा। लिख लेते हैं कफ इज नॉट सडन या paroxysmal in this stage. Cough increases during night. Coughing increases during night. ठीक है, तो ये पहला स्टेज हो गया, 1 to 2 वीक का होगा। नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे जैसे कफ, कोल्ड, रनिंग नोज, हो सकता है माइल्ड ग्रेड फीवर भी हो। ठीक है, तो ये आपका सबसे इन्फेक्शियस पीरियड होगा। इस समय अगर मान लीजिए ऐसे चाइल्ड के कांटेक्ट में कोई नॉन इम्यूनाइज्ड चाइल्ड आता है तो उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, या उसे भी whooping कफ हो सकता है। सेकंड देख लेते हैं, अब जो कफ यहाँ पे आ रहा था अब वो ऐसा हो जाएगा कि
नॉर्मली वो बराबर कफ नहीं करेगा, कभी कभी अचानक कफिंग लगातार करना शुरू हो जाएगा और कफ करते करते वॉमिट कर देगा। वॉमिट करने के बाद क्योंकि इतनी देर से कफ कर रहा था तो प्रॉपर सांस नहीं ले पाया था, तो अचानक खूब तेज गस ऑफ एयर सांस लेने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से एक इंस्पिरेटरी साउंड आएगी जिसको कहते हो आप इंस्पिरेटरी हूप, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है हुपिंग कफ। तो जो सेकेंड स्टेज है दैट इज पैरोक्सिस्मल स्टेज, हम लोग नोट कर लेते हैं। पैरोक्सिस्मल स्टेज, ऊपर हम लोगों ने नोट कर लिया था इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इट लास्ट फॉर 2 to 6 वीक्स। लंबा फेज है, मतलब इतने दिन तक उसको कुछ ऐसी खांसी आएगी जो बहुत ही डिस्टर्बिंग होगी और अचानक आ जाएगी, है ना। रात में यहाँ पे भी ज्यादा आएगी लेकिन अचानक आएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कफ इंक्रीजेस, कफ इंक्रीजेस ड्यूरिंग नाइट एंड इज सडन, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं इसको पैरोक्सिस्मल है, सडन। बहुत ज्यादा कई एपिसोड्स ऑफ कफ आएंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी आ जाएंगे, है ना। तो ये काफी सडन होगा एंड सडन एंड मल्टीपल एपिसोड्स दैट एंड विद वॉमिटिंग, पेशेंट कफ करते करते वॉमिट कर देगा, एंड विद वॉमिटिंग एंड इंस्पिरेटरी हुप। इंस्पिरेटरी हुप मतलब जैसे कफ करके खत्म होगा तुरंत खूब तेज सांस अंदर को लेगा, उससे आवाज निकलेगी, हुप कहते हैं, ठीक है। तो एक तो कफ की आवाज निकलेगी, एक खूब तेज सांस लेगा अंदर की तरफ, उसकी वजह से आवाज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि 7 डेज तक कफ ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन 7 डेज के बाद कफ बीच बीच में तो नहीं आ रहा है लेकिन अचानक आना शुरू हो जा रहा है, तो बंद ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा कफ आएगा कि इतना तेज खांसेगा वो कि खांसते खांसते वॉमिट कर देगा, और उसके बाद जब खांस रहा होगा तो उस समय प्रॉपर सांस नहीं ले पाया होगा, तो जैसे ही खांसी खत्म होगी खूब तेज अंदर को सांस लेगा, उससे भी आवाज आएगी, दैट इज नोन एज हुपिंग कफ, ठीक है, या इंस्पिरेटरी हुप। और आगे लिख लेते हैं द चाइल्ड कफ्स अप, ऐसा नहीं कि नॉन प्रोडक्टिव कफ होगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। द चाइल्ड, क्योंकि सिक्रीशंस बहुत थिक होते हैं इसलिए कफ बहुत लगातार आता है। द चाइल्ड कफ्स अप थिक टेनेसियस म्यूकस, थिक म्यूकस, ठीक है। ये थिक म्यूकस निकालने के लिए वो जब भी ऐसा म्यूकस उसको डेपोजिट हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, खूब जल्दी जल्दी कफ करके इसको निकालने की कोशिश करेगा, इसी के चक्कर में वॉमिट कर देगा, और जैसे ही कफ खत्म होगा खूब तेजी से अंदर को सांस लेगा, जिसको आप कहते हो इंस्पिरेटरी हुप। इसीलिए इस कफ का नाम, इस डिसीज का नाम हम लोगों ने हुपिंग कफ पढ़ा है, ठीक है, या काली खांसी आप इसी को बोल सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने 2 स्टेज पढ़ा है। पहले में खांसी आती थी लेकिन ऐसा नहीं होता था कि लगातार आए और वॉमिट कर दे या हुप आए। सेकेंड स्टेज आया, इंप्रूव करने के बजाय डिटेरिएट हो गया, डिटेरिएट हुआ, लगातार खांसी आने लगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे अचानक, और वॉमिट कर देता था और इंस्पिरेटरी हुप आता था और कफ भी करता था, तो उसमें आपका थिक म्यूकस निकलता था। थर्ड स्टेज है जब वो इंप्रूव होने लगेगा, जिसको कहते हो कन्वालेसेंट फेज। अब हम लोग कन्वालेसेंट फेज लिख लेते हैं, कन्वालेसेंट फेज। इसमें क्या है, पेशेंट धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट ग्रेजुअली इंप्रूव्स ओवर 1 to 4 वीक्स, पेशेंट ग्रेजुअली इंप्रूव्स ओवर, ऊपर हम लोगों ने टाइम देख लिया था 1 to 4 वीक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इतनी लंबी प्रॉब्लम है उसकी, ठीक है। स्टार्ट हुआ आपका कटारहल फेज से, है ना, जो कि 1 to 2 वीक का था। फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, कोराइजा, यही सब था। रात में ज्यादा कफ आता था लेकिन ऐसा नहीं था कि जब आ रहा था तो लगातार ही आ रहा था। फिर पैरोक्सिस्मल में लगातार आ रहा है, वॉमिट कर दे रहा है और इंस्पिरेटरी हुप आ रहा है, प्लस बलगम भी आ रहा है उसको थिक म्यूकस के फॉर्म में। उसके बाद कन्वालेसेंट फेज आया जिसमें वो
इम्प्रूव होने लगा, लेकिन फुली इम्प्रूव होने में भी उसको 1 to 4 वीक लगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। इट इज मेनली कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला परट्यूसिस, और अगर किसी का 7 डेज में कफ इम्प्रूव होने के बजाय डिटीरिएट हो गया तो आप इसे सस्पेक्ट कर सकते हो। और जो मेन रेस्पॉन्सिबल होता है टॉक्सिन, उसका नाम हम लोगों ने दिया है परट्यूसिस टॉक्सिन, शॉर्ट में पीटी कहते हैं। जो डीपीटी वैक्सीन लगाते हैं उसमें इसी टॉक्सिन के अगेंस्ट हम लोग एंटी टॉक्सिन बनाए हुए होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग डिसीज है जिसको प्रोलॉन्ग डिसीज कहा था। 3 फेज में है, पहले नाक बह रही होगी और नॉर्मल कफ हो रहा होगा, बाद में पैरोक्सिस्मल में कफ आपका सडन होने लगेगा, एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, एसोसिएटेड विद म्यूकस, एसोसिएटेड विद इंस्पिरेटरी हुक। कन्वाल्सेंट स्टेज में धीरे धीरे पेशेंट इंप्रूव कर जाएगा। यही इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस थी। ठीक है, अगर इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत इन्वेस्टिगेशन हमेशा कराने होते हैं। आप जानते हो कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ल्यूकोसाइट्स या टीएलसी बढ़ता है, वायरल होता है तो कम होता है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस तो आपको क्लिनिकली ही बनाना है, जो उसकी खांसी देखे कि किस टाइप से खांसी कर रहा था। अगर हुप होगा तो हुपिंग कफ है, और 7 डेज के बाद ऐसा कुछ शुरू हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो पहले हम लोग एक सीबीसी कराएंगे एज ऑलवेज, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम लोग सीबीसी कहते हैं। यहाँ पे एज इन अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस टीएलसी विल इंक्रीज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टीएलसी इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ नॉर्मली टीएलसी कितना होता है, चलो नॉर्मली 4 to 11 होता है ना। नॉर्मल जो टीएलसी होता है वो 4000 to 11,000 हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा नहीं इंक्रीज करता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैसिव, मैसिव ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूको मैसिव ल्यूकोसाइटोसिस। तो यहाँ पे जो टीएलसी का रेंज होगा, टीएलसी रेंजेस बिटवीन 15,000 to 1 लाख, देखो कितना ज्यादा हो गया है, पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, पर सीसी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टीएलसी काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है ना। नॉर्मली इन्फेक्शंस में इतना नहीं बढ़ता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम ल्यूकोसाइटोसिस, ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीम ल्यूकोसाइटोसिस। आप लोग अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और है, नॉर्मली इन्फेक्शंस में क्या होता है, ईएसआर बढ़ जाता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और सीआरपी बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें ईएसआर कम हो जाएगा। अगर कम हो जा रहा है किसी का ईएसआर और ल्यूकोसाइट्स बढ़े हैं तो डायग्नोसिस परट्यूसिस है। यहाँ पे लिख लेते हैं ESR decreases, ESR is low। अब देखिए ESR लो हाई, इसकी तो देखो मेल में अलग वैल्यू होती है, फीमेल में 20 से ज्यादा पॉजिटिव है, मेल में 10 से ज्यादा पॉजिटिव है, नियोनेट वगैरह में 5 से ज्यादा पॉजिटिव है। उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, जो जिसका एज ग्रुप होगा उससे हम मैच कर लेंगे। ESR अगर ज्यादा होता है तो इन्फेक्शन डिनोट करता है। यहाँ पे इन्फेक्शन है लेकिन ESR लो है, यहाँ पे लो ESR परट्यूसिस इन्फेक्शन को बताता है। इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट, जब भी किसी की बॉडी में सेल्स बढ़ जाएंगे, जैसे पॉलीसाइथीमिया, whenever blood cells increase then ESR decreases। इंक्रीज का मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, increases to very high extent, very high extent, then ESR may decrease। तो इसका एग्जाम्पल है, आप लोग अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो जाए तो आप लोग कहते हो पॉलीसाइथीमिया हो गया। मान लीजिए किसी का हीमोग्लोबिन 20 आ रहा है तो दैट इज नॉट नॉर्मल, है ना, इसका मतलब वो पॉलीसाइथीमिया है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं पॉलीसाइथीमिया। एग्जाम्पल
साइथीमिया, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपका ग्रेटर देन 20 हो जाए तो आप पॉलीसाइथीमिया कहोगे। इसी तरीके से यहाँ एक्सट्रीम ल्यूकोसाइटोसिस हो रही है, वहां आरबीसी बढ़ रहे थे, यहाँ डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे थे, यहाँ लिख लेते हैं एक्सट्रीम ल्यूकोसाइटोसिस। इसी को आप लोग ल्यूकीमॉइड रिएक्शन भी कहते हो, ल्यूकीमॉइड रिएक्शन, ठीक है। इन सब केसेस में भी आपका ईएसआर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ सेल्स ज्यादा हो गई हैं। लिख लेते हैं इन दीज कंडीशंस ईएसआर डिक्रीजेस, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक है कि ईएसआर यहाँ पे कम है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा थर्ड चीज हम लोग स्वैब करा सकते हैं, इसे डिप्थीरिया में स्वैब कराते थे, है ना। यहाँ पे थ्रोट का एक कॉटन लेंगे स्टिक से और थ्रोट को टच करके उसको कल्चर के लिए भेज देंगे, है ना। तो थ्रोट स्वैब टेस्ट ये कोरोना में भी कर रहे हैं, यही एक्चुअली मेन टेस्ट ही है। तो थ्रोट स्वैब टेस्ट कर रहे हैं, तो इससे हम लोग कल्चर करा लेते हैं, ठीक है। तो थ्रोट स्वैब में जो आया है बैक्टीरिया मिला है उसको कल्चर प्लेट में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कल्चर्ड ऑन, आप लोगों ने माइक्रो में पढ़ा होगा, बॉर्डेट जेनगाओ मीडिया, लिख लीजिए इसको, स्पेलिंग भी सही लिखना, बॉर्डेट स्पेलिंग शायद यही है, जेनगाओ मीडियम, ठीक है। मेनली तो आपकी डायग्नोसिस क्लिनिकल ही थी, है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि इतना कुछ आपको सपोर्टिव एविडेंस अगर मिल जा रहा है तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसमें जरूरी नहीं कि कफ आपका 7 डेज में सबसाइड हो जाए। तो अगर ये सब भी इन्वेस्टिगेशन आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस का इंफेक्शन है, जिसे आप कहते हो हुपिंग कफ। एक बार दोबारा तीनों टेस्ट देख लेते हैं। पहले हमने कहा सीबीसी कराएंगे, टीएलसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वी कॉल इट मैसिव ल्यूकोसाइटोसिस या एक्सट्रीम ल्यूकोसाइटोसिस। 15,000 से 1 लाख आपकी सेल्स हो गई पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। सेकंड, आपका ईएसआर बढ़ने के बजाय लो हो गया, इन्फेक्शंस में ये बढ़ता है, यहाँ इसलिए लो हो गया क्योंकि यहाँ सेल्स बहुत ज्यादा हो गए, तो जो सेडिमेंटेशन का रेट था वो कम हो गया, ठीक है। यही चीज पॉलीसाइथीमिया में भी हो सकती है, मान लीजिए किसी में आरबीसी बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, या किसी में यहाँ पे आरबीसी आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं, और एक्सट्रीम ल्यूकोसाइटोसिस में ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पे ये सार लो होगा। इसके अलावा थ्रोट स्वैब से आप लोग बैक्टीरिया को लेके उसको कल्चर मीडियम में डाल सकते हो, अगर ग्रोथ मिलती है तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है, और यहाँ पे जो मीडियम आप यूज करते हो बॉर्डेट जेनगाओ मीडियम है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं। देखो हम लोगों ने कहा है बहुत लंबी डिसीज है, अगर हम ट्रीटमेंट इसको दे भी देते हैं तो सीवियरिटी कम हो जाएगी और दूसरों को इन्फेक्ट कम करेगा। ऐसा नहीं कि ठीक हो जाएगा, ये पूरे फेजेस नहीं आएंगे, तीनों फेजेस आने ही हैं। इसलिए इसका बेस्ट तरीका है इसको रोकने का इम्यूनाइज करना, अदरवाइज पेशेंट कम से कम 10 हफ्ते के लिए तो सिक होगा ही, ठीक है। अब हम लोग ट्रीटमेंट लिख लेते हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में देखिए हमने कहा स्पाज्म हो रहा, अस्थमा जैसे फीचर आ रहे हैं, तो एक तो एंटीबायोटिक दे सकते हो, दूसरा पेशेंट को कोई कफ सिरप दे सकते हो, लेकिन कफ सप्रेसेंट नहीं दे सकते, है ना। कफ सप्रेसेंट दोगे, तुमने देखा था खूब थिक म्यूकस आ रहा था, अगर सप्रेसेंट दे दोगे तो म्यूकस बॉडी में ही रह जाएगा, है ना, फिर तो निमोनिया वगैरह बन जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे पहली लाइन लिख लेते हैं, कफ सप्रेसेंट्स आर नॉट यूज, जो कफ कर रहा है उसको सप्रेस नहीं करना है, कफ सप्रेसेंट्स एंड एंटीहिस्टामिनिक्स, ये भी कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स शुड नॉट बी यूज्ड। इसीलिए डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपको बताना होता है किस टाइप से खांसी आ रही है। अगर वो कफ सप्रेसेंट दे दिया, मान लो यहाँ पे उसने कोरेक्स या कोडीन सिरप दे दिया, तो बच्चे का बहुत नुकसान है, शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। तो यूज क्या करोगे, ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे साल्ब्यूटामॉल यूज, कफ सिरप्स, कफ सिरप्स containing बीटा 2 एगोनिस्ट, आप लोगों ने फार्मा में पढ़ा होगा, दैट इज साल्ब्यूटामॉल। ये सीरप एस्थेलिन नाम से आता है, सीरप
एस्थेलिन, ठीक है, 4 मिलीग्राम पर ml से आता है। आप इसको @0.2 मिलीग्राम पर केजी पर डोज दे सकते हो, ठीक है। ये सब हम लोग अस्थमा में डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप लोग अभी कोई जरूरी नहीं कि बहुत स्ट्रेस लो इस चीज का। थर्ड चीज हो सकता है आप नेबुलाइज कर सकते हो, एरोसॉल के फॉर्म में भी दे सकते हो ना, नेबुलाइजेशन। जो भी ये एस्थेलिन साल्ब्यूटामॉल है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही डायरेक्ट दे सकते हो, उसको कहते हो नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल, इसको भी आप कहते हो एस्थेलिन रेस्प्यूल्स, ठीक है, एस्थेलिन ही बोलोगे, रेस्प्यूल्स। प्लास्टिक के उसमें एस्थेलिन रेस्प्यूल्स आते हैं। यहाँ पे भी @0.15 मिलीग्राम पर केजी से आप उसे नेबुलाइज कर दोगे दिन में 3 बार, ठीक है। और ये कफ सिरप भी दिन में आपको 3 बार देना था। ये तो आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, अगर फीवर आ रहा होगा तो फीवर का भी सिरप दोगे, है ना। कुछ लेकिन एंटीबायोटिक का रोल है जिससे दूसरे इन्फेक्ट ना हो, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक आपका ड्रग ऑफ चॉइस है वो है इरिथ्रोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस है सिरप इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। आप इसको देते हो 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे QID। कई दिन से हम लोग इरिथ्रोमाइसिन ही पढ़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो सिरप आपका अवेलेबल होता है, सिरप होता है अवेलेबल जिसमें इरिथ्रोमाइसिन होता है विद इरिथ्रो, जैसे पैरासीटामोल में हमने कहा था 125 होता, वैसे ही 125 मिलीग्राम पर 5 ml, ठीक है। तो ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एरिथ्रोमाइसिन के अल्टरनेट कुछ दे रहे हो, मान लो एरिथ्रोमाइसिन बच्चे को सूट नहीं कर रहा है, तो यू कैन ऑल्सो, अच्छा यहाँ 14 डेज भी लिख लीजिए। इसके अलावा ये मैक्रोलाइड होता है ना, तो यहाँ पे मेनली मैक्रोलाइड्स लिख लीजिए, मेनली मैक्रोलाइड्स, है ना। आप लोग फार्मा में पढ़े होंगे, मैक्रोलाइड ग्रुप की है। या सेकेंड चॉइस आपका एजिथ्रोमाइसिन, सेकेंड चॉइस इज सिरप एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। दोनों मैक्रोलाइड हैं। एजिथ्रोमाइसिन भी आप दे सकते हो, ये होगा @10 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन आपको 5 डेज ही देनी होगी, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन का कोर्स ही 5 डेज का होता है। एक लाइन इम्यूनाइजेशन के लिए लिख लीजिए, इसका वैक्सीन अवेलेबल है, इम्यूनाइजेशन। बाकी डिटेल हम लोग इम्यूनाइजेशन जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। इन फॉर्म ऑफ डीपीटी, डीपीटी वैक्सीन आप सब लोगों ने देखा होगा, डीपीटी वैक्सीन, इसमें पर्ट्यूसिस है आपका कंपोनेंट, गिवन एट 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक एंड 15 to 18 मंथ्स से बूस्टर दे दोगे आप इसका, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट को दोबारा देख लेते हैं, फिर चैट सेक्शन में चल के रिवाइज करते हैं। जहां तक ट्रीटमेंट की बात हमने की है, कफ सप्रेस करने वाले सिरप को नहीं दोगे, ठीक है। ऐसा सिरप दोगे जिससे अगर वो कफ करे तो कुछ न कुछ म्यूकस बाहर आए। तो सप्रेसेंट्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, कोडीन सिरप आपको नहीं यूज करनी है। कफ सिरप कंटेनिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जैसे साल्ब्यूटामॉल, है ना, इसको यूज कर सकते हो। एस्थेलिन नाम से सिरप आता है, एस्थेलिन नाम से रेस्प्यूल आता है। दोनों को आप दे सकते हो। सिरप आप ओरली दोगे, रेस्प्यूल को आप एरोसॉल के माध्यम से आप उसको नेबुलाइज करा दोगे नाक के आगे लगा के, ठीक है। तो दोनों का डोज लगभग सेम होता है, सुबह दोपहर शाम करोगे तो जो स्पाज्म था वो कम हो जाएगा। एंटीबायोटिक की बात करें, डिसीज को प्रोग्रेशन को तो ऐसा नहीं रोकेगा, सीवियरिटी कम कर देगा, और इससे जो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा था वो जरूर कम कर देगा। तो चलो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एरिथ्रोमाइसिन है, 14 डेज के लिए देंगे। अगर एरिथ्रोमाइसिन उसको सूट नहीं कर रही है, अवेलेबल नहीं, तो आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 5 डेज के लिए। इम्यूनाइजेशन की बात करें, ये चीज हम लोग इम्यूनाइजेशन सेक्शन में डिटेल में देखेंगे। और देखा जाए तो डीपीटी वैक्सीन है, बच्चा जब 1.5 महीने का होता है तब पहली डोज लगती है, मतलब 6 वीक पे।
2.5 महीने का होगा 10 वीक का तो दूसरी डोज़ लगेगी, 14 वीक 3.5 महीने का होगा तीसरी डोज़ मिल लगेगी। इसके अलावा हम लोग एक बूस्टर लगाते हैं, जो बूस्टर लगता है वो करीब 1.5 साल पे लगता है, दैट इज़ 15 टू 18 मंथ्स के बीच में। दैट्स ऑल अबाउट pertussis, whooping cough, काली खाँसी। आई होप इट वाज़ वेरी ईज़ी। अब आप लोग चैट सेक्शन में